नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल बाय एमडी धीवर पर। दोस्तों, आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 4 होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है सामान्य ज्ञान, जिसे आप लोग एसएसटी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में। तो सबसे पहला, अगर आप लोग ना अपना प्री बीएड इंट्रेंस एग्जाम और प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम का अगर सिलेबस को देखोगे ना, जो पंडित सुंदरलाल शर्मा ओपन यूनिवर्सिटी से है उसका, तो आप लोगों को पता चलेगा कि सबसे पहला उसका सामान्य ज्ञान में ना जो दूसरा जो उसका टॉपिक है ना वो आप लोगों का मौलिक अधिकार मिल जाएगा। और ये जो मौलिक अधिकार है ना वो आप लोगों का राजनीति विज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो हम लोग ना जो राजनीति विज्ञान है उसका भी टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, ताकि आप लोग का ना जितना भी विषय है ना सारा विषय को हम लोग ना प्रॉपर ना आप लोग को कैप्चर कर सके। ठीक है, तो इसलिए आज का जो हमारा रहेगा ना वो मौलिक अधिकार एवं कर्तव्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, आप लोगों को पता होगा ना कि भारतीय संविधान में हमें कुछ मौलिक अधिकार और कुछ मौलिक कर्तव्य दिए गए हैं। तो इसके संबंध में ना आप लोग का टॉपिक में इसमें दिया गया ना, तो विस्तार पूर्वक थोड़े से हम लोग सबसे पहले ना इसका थ्योरी को पढ़ेंगे। और थ्योरी को पढ़ने के बाद फिर ना टोटल मैं आप लोगों के लिए 25 एमसीक्यू मतलब प्रश्न लेकर के आया हूँ। तो इसमें आप लोगों को क्या करना है कि हम लोग ना जब मैं आप लोगों को ना 25 एमसीक्यू कराऊंगा ना, तो प्रत्येक क्वेश्चन में आप लोगों को डिटेल वाइज पढ़ाऊंगा। उसके आसपास के जितने भी घटनाएं वगैरह हुई है, क्या क्या उससे संबंधित है और किस प्रकार से प्रश्न बनाए जा सकते हैं, सारी चीज को आप लोगों को डिटेल वाइज पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग ना क्या कीजिएगा, ध्यान से खुद से प्रश्न को पढ़ना है और उसके बाद आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ना इसका जो पीडीएफ रहेगा ना उसको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड कर दूंगा। तो जाकर के सर्च कीजिए बाय एमडी धीवर करके ना, तो वहाँ आप लोगों का इसका जो पीडीएफ रहेगा वो मिल जाएगा। और डाउनलोड करके दोबारा उसका प्रैक्टिस कर लेना। ठीक है, ताकि आप लोग का जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से हो पाए। ठीक है, और आप लोगों को एक बात बता दूं कि आप लोगों को पता होगा कि आप लोग का जो एग्जाम है वो आप लोगों का अब 20 जुलाई 2025 को होने वाला है। जो 29 जून को होने वाली थी वो एग्जाम तो एक महीने के लिए टल गई, आप लोगों को पता चल गया होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप आराम से अब पढ़ो बोल के, इसका मतलब ये है कि आप लोगों को एक महीना और अच्छे से तैयारी करने के लिए मिल गया। ठीक है, तो इन एक महीने में आप लोगों को बहुत बेहतर तरीके से आप लोगों को प्रिपेयर करना है, तैयारी करना है आप लोगों का। अगर गलती से आप लोग अपनी पढ़ाई में ढीला पड़ते ना, मतलब बोले ना कि आज नहीं कल पढ़ लूंगा परसों पढ़ लूंगा, ऐसा अगर किए ना तो आपका जो एक पोस्ट रहेगा ना, मतलब एक जो सीट रहेगा ना कॉलेज करने का, वो कोई और ले जाएगा और आप हाथ मलते रह जाओगे। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप तैयारी करो अपना। ठीक है, और अच्छे से करो। ठीक है, ताकि आप लोग का जो तैयारी है वो बेहतर तरीके से हो पाए। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, 40 से 50 हज़ार अभी तक की इसमें ना फॉर्म फिल कर चुके हैं। और सीट कितना है डीएलएड का, सीट जो है वो मात्र 2400 सीट है। अब बताओ, 40 से 50 हज़ार लोग फॉर्म फिल किए हैं और 2400 सीट है, तो कंपटीशन कितना ज़्यादा होगा। इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आपको अच्छे से तैयारी करना है। ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ सारी चीज़ को अच्छे से आप लोगों को पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए ना फटाक से हम लोग ना इसका जो थ्योरी है उसे फटाक से पढ़ते हुए चलते हैं। ठीक है, उससे पहले आप सभी लोगों से एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना सबसे पहले आप लोगों को क्लास का नोटिफिकेशन मिले और आप लोग प्रॉपर टाइम पे क्लास ले पाओ। तो इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, तो सबसे पहला आज के देखना चाहो ना जो विषय रहेगा वो हमारा राजनीति विज्ञान रहेगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो देख लो, मौलिक कर्तव्य एवं अधिकार के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला ना मैं आप लोगों को थोड़ा सा ना इसका थ्योरी के बारे में बताऊंगा, तो ध्यानपूर्वक आप लोग सुनिएगा। पढ़ेंगे तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ोगे तो केवल आप सुनो, ताकि ना मैं आप लोगों को अच्छे से समझा पाऊँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला इसका जो थ्योरी है ना उसको ध्यानपूर्वक पढ़ते हुए चलते हैं। भारतीय संविधान द्वारा मूल अधिकारों को गारंटी एवं सुरक्षा प्रदान की गई। ये व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है। मूल अधिकार देश में व्यवस्था बनाए रखने एवं राज्य के कठोर नियमों के खिलाफ नागरिकों की आज़ादी को सुरक्षा करते हैं। संविधान में मूल रूप से 7 मूलाधिकार प्रदान किए गए थे। हालांकि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा मूल अधिकारों की सूची से हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद 300 का के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया। इस तरह वर्तमान में
छह मूल अधिकार है। सबसे पहला आप लोग का ये छह मूल अधिकार दिया ना, उसका भी जिक्र किया गया है। ठीक है, तो ये जो छह मूल अधिकार कौन कौन से हैं ये जान लो। सबसे पहला, सबसे फर्स्ट को देखो समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18। दूसरा को देखो स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22। तीसरा शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24। उसके अलावा चौथा को देखो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28। पांचवा सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार अनुच्छेद 29-30। और छठवां संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 दिया है। ठीक है, ये जो छह आप लोगों को मूल जो अधिकार दिया उसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लोगे तब अभी भी ठीक है, नहीं लोगे तो मैं पीडीएफ दूंगा, उसमें से आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या दिया गया है उसको पढ़िए। सबसे पहला, मौलिक कर्तव्य और अधिकार आपस में संबंधित है। मौलिक कर्तव्य को मूल संविधान में स्थान नहीं दिया गया था, अतः स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में शामिल किया गया। इसके तहत संविधान में एक नया भाग 4 जोड़ा गया, अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया एवं 86वें संविधान संशोधन द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, मूल कर्तव्य एवं अपने अधिकार का प्रयोग करते वक्त देश में समाज एवं नागरिकों के प्रति जानकारी रखनी चाहिए। तो इतना सा आप लोगों का थ्योरी था इसमें। ठीक है, इसमें जो मुख्य बात है ना, अगर मैं आप लोगों को बताऊं ना शॉर्ट में ना, तो इसमें जो मुख्य बात है वो किनको किनको आप लोगों को याद रखना है। आप लोगों को सबसे पहले याद रखना है कि संपत्ति का जो अधिकार पहले मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया था। कौन से संविधान संशोधन से हटाया था? तो 44वें संविधान संशोधन 1978 को हटा दिया गया था। ठीक है, और एक बात आप लोगों को बता दूं, ये जो प्रश्न है ना आप लोग का प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम मतलब व्यापम द्वारा जो प्री डीएलएड इंट्रेंस एग्जाम 22 मई को हुआ था ना, उसमें ये पूछा गया था साफ तौर पर, संपत्ति का अधिकार किस संविधान संशोधन में हटाया गया ये करके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो आप लोगों को ऐसे प्रश्न को याद रखना है। ठीक है, संपत्ति का जो अधिकार है वो कब हटाया गया? तो 1978 में हटाया गया और 44वें संविधान संशोधन में हटाया गया, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और हटा करके भाग जो 12 है ना उसमें रखा गया और अनुच्छेद 300 का में कानूनी अधिकार इसको बना दिया गया। ठीक है, उसके अलावा ये जो छह आप लोगों का मूल जो अधिकार दिया है ना उसको आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, उसके अलावा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा संबंधी अधिकार और संवैधानिक उपचार का जो दिया है ना वो अधिकार है। ठीक है, तो इतनी सी बातें को आप लोगों को याद रखना है खास तौर से। और उसके अलावा आप लोगों को एक बात और याद रखना है कि ये जो मौलिक कर्तव्य के बारे में है ना, तो अभी हम लोगों के पास टोटल जो मौलिक कर्तव्य 11 मौलिक कर्तव्य है, आप लोगों को पता होगा। और ये जो मौलिक कर्तव्य है वो स्वर्ण सिंह समिति, किसका? तो स्वर्ण सिंह समिति जो है ना उसके सिफारिशों से ना मौलिक जो संविधान में ना जगह दिया गया था, ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, भाग 4 में जो मौलिक कर्तव्य है ना वो जोड़ा गया संविधान के भाग 4 में। ठीक है, और अनुच्छेद कौन सा? तो अनुच्छेद 51 का जोड़ा गया है, ये भी बात आप लोगों को याद रखना है। इतनी सी बातें आप लोगों को। ठीक है, चलिए अब हम लोग ना प्रश्न को करते हुए चलते हैं। ठीक है, जितना भी प्रश्न रहेगा ना सारी चीज़ों को आप लोगों को मैं सरल तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा, तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ते हुए चलना है। ठीक है, जितना अच्छा अभी तैयारी करोगे उतना ज़्यादा आप लोगों के लिए अभी फ़ायदा रहने वाला है। ठीक है, 1 महीना और टाइम मिल गया तो आप लोग बेहतर तैयारी कर सकते हो, तो इसके लिए पढ़िए, खुद के लिए आप लोग पढ़िए, किसी और के लिए नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहला प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित सुमेलित कीजिए, मतलब ये जो कॉलम पहला दिया है और कॉलम दूसरा जो दिया है ना उसको आपस में मिलाना है आप लोगों को। ठीक है, जैसे इसमें दिया है अधिनियम और इसमें दिया है अनुच्छेद। सबसे पहला ए को पढ़ो, शिक्षा का अधिकार, बी मुक्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, सी स्त्री शिक्षा और डी प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में निर्देशन। उसके अलावा ये जो अनुच्छेद दिया है ना उसको पढ़ो, पहला को अनुच्छेद 350 ए, दूसरा अनुच्छेद 21 ए, तीसरा अनुच्छेद 45 और चौथा अनुच्छेद 15(1)(3। ठीक है, तो इसमें से क्या सही आंसर होगा आप लोगों को बताना है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सबसे पहला ए को देखो, बी को देखो, सी को देखो या डी को देखो, तो क्या इसका आंसर होगा सबसे पहले आप बताइए।
तो प्रश्न क्रमांक 1 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉलम 1 और कॉलम 2 को आपस में सुमेलित करते हैं, मतलब मिलाते हैं। इसमें जो अधिनियम दिया है वो और अनुच्छेद दिया है उसको मिलाते हुए चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला ए को पढ़ो, शिक्षा का अधिकार। तो जो शिक्षा का अधिकार है ना वो आप लोगों का अनुच्छेद 21 ए में दिया गया है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा बी को देखो, मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार। तो मुफ्त एवं अनिवार्य जो शिक्षा का अधिकार दिया गया है ना वो आप लोगों का ये अनुच्छेद 45 में दिया गया है, ठीक है। उसके अलावा स्त्री शिक्षा बोला है, तो जो स्त्री शिक्षा जो है ना वो आप लोग का अनुच्छेद 15(1)(3) में दिया है। और उसके अलावा प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में निर्देशन, तो प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में निर्देशन है वो अनुच्छेद 350(a) में दिया गया है, ठीक है। तो इतनी सी बातें आप लोगों को याद रखना है। शिक्षा का अधिकार किस में है? तो शिक्षा का अधिकार 21A में दिया गया है। मुक्त शिक्षा की बात किस में कहा गया है? तो मुक्त शिक्षा की बात अनुच्छेद 45 में बोला गया है। स्त्री शिक्षा किस में कहा गया है? तो 15 में बोला गया है अनुच्छेद। और चौथा, प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा का जो निर्देशन है वो अनुच्छेद 350(a) में दिया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, अदरवाइज मैं तो आप लोगों को PDF प्रोवाइड कर दूंगा, तो वहाँ से आप लोग देख लीजिएगा और दोबारा प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। जब तक दोबारा प्रैक्टिस नहीं करोगे मुश्किल होगा यार, आप लोगों को पढ़ना ही पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा का मौलिक अधिकार विषय में क्या सही है? पहला को पढ़ो, ये जो कथन दिया है उसमें पहले यह राज्य का दायित्व था। दूसरा, यह संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावधानित था। तीसरा, 86वें संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई। चौथा, यह संविधान के अनुच्छेद 31A में प्रावधानित है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 1 और 2, ऑप्शन सी 1 2 3 या ऑप्शन डी 1 2 3 4। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। सबसे पहले आप दोबारा पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये चारों कथन को पढ़ो और ये चारों कथन में कौन सा सही है आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। तो बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? शिक्षा का मौलिक अधिकार विषय में क्या सही है बोला है, ठीक है। तो शिक्षा का जो मौलिक अधिकार विषय में कौन कौन सा सही है ना, तो वो 1 2 3 तीनों सही हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला को पढ़ो, पहले यह राज्य का दायित्व था, तो ये करेक्ट हो जाएगा, पहले राज्य का ही दायित्व था। दूसरा को पढ़ो, यह संविधान के अनुच्छेद 45 में प्रावधानित था, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। तीसरा को पढ़ो, 86वें संशोधन के द्वारा इसे मौलिक अधिकार की मान्यता दी गई, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा चौथा को पढ़ो, ये कैसे गलत होगा? यह संविधान के अनुच्छेद 31A में प्रावधानित है बोला है, तो ये गलत हो जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 31A में ना प्रावधानित नहीं है, मतलब वर्णन इसका नहीं किया गया है। तो प्रश्न ये आता है कि फिर अनुच्छेद 31A में क्या है? तो अनुच्छेद 31A में ना भू सुधारों से संबंधित सुरक्षा प्रदान किया गया है, मतलब भू सुधारों से संबंधित कानूनी सुरक्षा प्रदान किया गया है, ये बात इसमें उल्लेखित है, ठीक है। तो ये जो बोला गया है ना कि यहाँ संविधान के अनुच्छेद 31 में प्रावधानित है ये जो शिक्षा का मौलिक अधिकार है वो, तो ये इसमें गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर सी 1 2 3 जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना? ऑप्शन ए 23वें संशोधन, ऑप्शन बी 22वें संशोधन, ऑप्शन सी 26वें संशोधन या ऑप्शन डी 86वें संशोधन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 86वें संशोधन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो भारतीय संविधान के किस संशोधन से शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार बना था? जो शिक्षा का अधिकार है ना वो मौलिक अधिकार जो बना था वो 86वें संविधान संशोधन से बना था, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी जो है ना 86वें संविधान संशोधन वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए उसके अलावा जो बाकी ऑप्शन है ना उसके बारे में भी आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल दे देता हूं, ठीक है। तो सबसे पहला ऑप्शन ए को देखो, 23वें संविधान संशोधन। तो 23वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था? 23वें संविधान संशोधन में लोकसभा और राज्यसभा और जो विधानसभा थे ना उसमें अनुसूचित जाति, जनजाति और जो अन्य पिछड़े वर्ग थे ना तो उसके लिए सब सीटों का जो आरक्षण था ना वो 10 वर्ष के लिए और आगे बढ़ा दिया था, ठीक है।
तो जो 23वें संविधान संशोधन है उसमें ये हुआ था, समझ में आया ना। चलिए उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी 22वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था ये जान लो। सबसे पहला 22वें संविधान जो संशोधन था ना उसमें असम राज्य के भीतर ना एक स्वायत्त शासी राज्य मतलब ऑटोनोमस जो राज्य है ना उसको बनाने के लिए संसद को ये अधिकार दिया था। ठीक है, तो जो 22वें संविधान संशोधन था उसमें क्या हुआ था, ऑटोनोमस राज्य बनाने के लिए असम को ना अलग से अधिकार दिया गया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। और ये जो अधिकार दिया था ना वो 1969 को दिया था। कब, तो 1969 को दिया था। ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, उसके अलावा 26वें संविधान संशोधन में क्या हुआ था ये जान लो। सबसे पहला 26वें संविधान संशोधन में ना भारत सरकार ने रियासतों के जो पूर्व जो शासक थे ना उसको विशेषाधिकार और जो प्रीवी पर्स होते थे ना उसको समाप्त कर दिया गया। अब बोलोगे कि ये प्रीवी पर्स क्या होता है। प्रीवी पर्स वो होता है जो पूर्व इसके जो रियासत थे ना तो उसका जो शासक थे ना उसको एक प्रकार की मुआवजा दिया जाता था। ठीक है, उसको शासन को समाप्त करने के लिए, मतलब उसको शासन को ना जब भारत में मिला लिया गया ना, विलय कर लिया गया तो उसको एक मुआवजा दिया जाता था। ठीक है, तो इसको समाप्त कर दिया गया 26वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो सारे ऑप्शन है मेरे को आप लोगों को बताने का मतलब ये रहता है कि थोड़ा थोड़ा इसके बारे में आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, केवल आप लोग 86वें संविधान संशोधन को पढ़ करके नहीं जाना है, सारी चीजों को थोड़े थोड़े आप लोगों को समझते हुए चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। और अभी का जो प्रश्न आने वाला है ना इसी प्रकार से आप लोगों को कूट में पूछा जाएगा और कथन और निष्कर्ष के तौर पर पूछा जाएगा आप लोगों से। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 4 को ध्यान से पढ़िए। अब मूल कर्तव्यों के संदर्भ में क्या सुमेलित है। पहला को पढ़ो, भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिलक्षण करना। दूसरा, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना। तीसरा, पर्यावरण संरक्षण करना। चौथा, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना। ऑप्शन ए 1 2 3, ऑप्शन बी 2 3 4, ऑप्शन सी 3 4 1 या ऑप्शन डी 1 2 4। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। 1 2 4 जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो सबसे पहला प्रश्न 4 को पढ़ो, मूल कर्तव्य के संदर्भ में क्या सुमेलित है, मतलब क्या सही है मूल कर्तव्य के संदर्भ में आप लोगों को ये बताना था। तो इसमें पहला सही है। कैसे, भारतीय संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का परिलक्षण करना, ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा को देखो, प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना, ये तो हमारा कर्तव्य है तो ये भी करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा चौथा को पढ़ो, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करना, तो ये भी हमारा कर्तव्य के अंतर्गत आता है, जो हमारा टोटल 11 कर्तव्य है उसके अंतर्गत। लेकिन पर्यावरण संरक्षण करना ये हमारा जो कर्तव्य है उसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, पर्यावरण संरक्षण और पर्यावरण सुरक्षा दोनों थोड़े से अलग बातें हैं। ठीक है, तो ये जो पर्यावरण का संरक्षण करना ना ये हमारा कर्तव्य के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर जो डी है ना 1 2 4 वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से ना नेक्स्ट हम लोग फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को ध्यान से पढ़िए। ये जो प्रश्न है ना वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी के डेट में ना ऐसे ही प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, तो ध्यान से आप लोग पढ़िएगा। सही क्या है जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है। तो सबसे पहला जो स्टेटमेंट दिया है उसको पढ़ो, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर स्वतः निलंबित हो जाते हैं। दूसरा, राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित करता है। निम्न में से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला एक सही, बी दूसरा सही, सी ए और बी दोनों सही या डी 1 और 2 दोनों गलत। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों सही करेक्ट हो जाएगा। कैसे, तो क्या सही है बोला गया है और क्या सही में एक स्टेटमेंट दिया गया है कि जब आपात उद्घोषणा प्रवर्तन में है। तो आपात उद्घोषणा करने का मतलब इमरजेंसी जब लगाया जाता है ना तो उसमें कौन कौन से जो अधिकार है वो छीन लिए जाते हैं और कौन सा अधिकार को छोड़ दिया जाता है, ये कहने का मतलब है इसका। सबसे पहला फर्स्ट स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो, मौलिक अधिकार अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर स्वतः ही
निलंबित हो जाते हैं। तो ये तो करेक्ट होगा जी। अनुच्छेद जो 20 है उसमें कहता है कि अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान किया जाता है, अनुच्छेद 20 में। और अनुच्छेद 21 कहता है कि प्राण की स्वतंत्रता मतलब जीवन और व्यक्तिगत की स्वतंत्रता की रक्षा का अधिकार मिलता है, ये 20 और 21 में। तो ये तो करेक्ट हो जाएगा। उसके अलावा दूसरा को देखो, राष्ट्रपति एक आदेश द्वारा मौलिक अधिकारों को अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर निलंबित कर सकता है। तो ये दोनों की दोनों करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इमरजेंसी में ये दोनों को छोड़ करके ना सारी जो अधिकार है मतलब मौलिक जो अधिकार है सारी चीज़ों को छीन ले सकता है, मतलब छीन लिया जा सकता है, ठीक है। और एक बात आप लोग याद रख लो, ये जो दोनों अधिकार है ना वो सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि कैसा सिचुएशन है, उसके आधार पर ही इसको छोड़ा जा सकता है, ठीक है। अब हम लोग थोड़े से बात कर लेते हैं कि ये जो इमरजेंसी किन परिस्थितियों में लगाया जा सकता है, थोड़ा सा आप लोग ब्रीफ में जान लो ताकि आप लोग को थोड़े बहुत नॉलेज हो सके, ठीक है। भारत में आपातकालीन की जो घोषणा है ना वो केवल राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जा सकता है, ठीक है। और वो भी ना मंत्रिमंडल के द्वारा लिखित अगर की सिफारिश करते हैं ना तब जा करके जो राष्ट्रपति है वो भारत में आपातकालीन मतलब इमरजेंसी लगा सकता है। और राष्ट्रपति को ये पावर मिलता है कि संविधान के द्वारा कि जो 356 जो अनुच्छेद है ना उसके माध्यम से भारत में इमरजेंसी राष्ट्रपति लगा सकता है, ठीक है। ये प्रश्न क्रमांक 8 को ध्यान से पढ़ो। निम्न में से क्या सही है? ऑप्शन ए, संविधान का अनुच्छेद 21 कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है। ऑप्शन बी, संविधान का अनुच्छेद 21 विधायिका के कार्यों के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है। ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। ऑप्शन डी, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो निम्न में क्या सही है पूछा गया है और स्टेटमेंट 2 दिया गया है। तो स्टेटमेंट फर्स्ट में बोला है संविधान के अनुच्छेद 21 कार्यपालिका के कार्य के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। दूसरा को देखो, संविधान का अनुच्छेद 21 का विधायिका के कार्य के विरुद्ध व्यक्ति का संरक्षण करता है, तो ये भी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो जो निम्न सही है बोला है ना तो इसमें ए और जो बी है दोनों की दोनों सही हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो सी है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। आज का जो प्रश्न है ना वो कूट में ज़्यादा पूछा गया है, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही प्रश्न ना आप लोगों से पूछा जाएगा, नॉर्मल प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से तैयारी करते हुए चलना है। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। सुमेलित कीजिए, मतलब ये जो और ए बी सी डी करके दिया है और 1 2 3 4 दिया ना, आप लोगों को इसको मिलाते हुए चलना है, ठीक है। सबसे पहला ए को देखो, परमादेश, बी बंदी प्रत्यक्षीकरण, सी उत्प्रेक्षण और डी अधिकार परीक्षा। उसके अलावा पहला को पढ़ो, पूर्णता सूचित कीजिए। दूसरा, हमें शरीर चाहिए। तीसरा, किस अधिकार से। चौथा, हमें आदेश देते हैं। ऑप्शन ए को देखो, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहला, एटलीस्ट गेस तो कीजिए क्या इसका आंसर हो सकता है। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो चलिए सबसे पहला ना आपस में इसको मिलाते हुए चलते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला ए को देखो, परमादेश, तो परमादेश जो आएगा ना वो आप लोग का हम आदेश देते हैं उसका आ जाएगा। दूसरा जो होगा ना बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो जो बंदी प्रत्यक्षीकरण का जो करेक्ट होगा ना वो हमें शरीर चाहिए वो करेक्ट हो जाएगा। तीसरा उत्प्रेक्षण, तो उत्प्रेक्षण का जो आएगा ना वो पूर्णता सूचित कीजिए, ये करेक्ट हो जाएगा। और लास्ट में जो चौथा अधिकार परीक्षा दिया गया ना वो अधिकार परीक्षा हो जाएगा, किस अधिकार से हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी है वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को ध्यान से पढ़िए। किस संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 24वां, ऑप्शन बी 25वां, ऑप्शन सी 42वां या ऑप्शन डी 44वां। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 44वां संविधान संशोधन करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति का अधिकार समाप्त किया गया बोला है, और जो संपत्ति का जो अधिकार है वो समाप्त किया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। हम लोगों ने थ्योरी में भी पढ़ा था ना,
और आप लोगों को मैंने नोट करने के लिए भी बोला था ना कि ये जो रहेगा इम्पोर्टेंट होगा बोल करके, तो ये आप लोगों का जो 44वां संविधान संशोधन है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए को जानो कि 24वां संविधान संशोधन में क्या हुआ था, ताकि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत अच्छे से नॉलेज हो पाए। ठीक है, तो 24वां जो संविधान संशोधन हुआ था ना उसमें सांसद ने संविधान संशोधन की जो अपनी शक्ति है ना उसके बारे में पुष्टि किया था। मतलब उनकी संविधान संशोधन के लिए उनकी कितनी शक्ति है इसके बारे में उन्होंने जाना, और ये जो 24वां संविधान संशोधन है उसमें। ठीक है, खास तौर से मौलिक जो अधिकार है ना उसके संबंध में। ठीक है, उसके अलावा ऑप्शन नंबर बी 25वां जो संविधान संशोधन हुआ था उसमें क्या हुआ था ये जान लो। जो 25वां संविधान संशोधन हुआ था ना उसमें संपत्ति के अधिग्रहण, मतलब कितना संपत्ति रख सकते हो आप लोग मौलिक अधिकार के अंतर्गत ना, तो उसमें आप लोगों की जो शक्ति है उसको सीमित किया गया है। ठीक है, तो 25वां में क्या है, तो संपत्ति जो रख सकते हो कितना ना उसकी सीमित संख्या को बताया गया है। ठीक है, मतलब कितना रख सकते हो आप लोग उसके बारे में जिक्र किया गया है, मतलब प्रावधान दिया गया है। ठीक है, 25वां में। उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी 42वां जो संविधान संशोधन है ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को याद रखना ही है। ठीक है, जो 42वां संविधान संशोधन है ना वो जो हमारे भारतीय जो संविधान है उसका जो प्रस्तावना है ना उसमें अहम वर्ड जोड़ा गया। अहम मतलब जो प्रस्तावना में समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ठीक है, इतने सारे जो शब्द है ना उसको जोड़ा गया है। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को आप लोगों को याद रखना है। खास तौर से 44वें संविधान संशोधन और 42वें संविधान संशोधन दोनों को आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, और ये जो 42वें संविधान संशोधन हुआ था ना वो 1976 को हुआ था। कब, तो 1976 को ये जो 42वें संविधान संशोधन है वो हुआ था। और जो संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें अखंडता, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, तो इतने सारे वर्ड को जोड़ा गया था। आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर था ना वो ऑप्शन नंबर जो डी 44वें संविधान संशोधन था ना वो करेक्ट हो जाएगा संपत्ति के विषय में। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। आप लोगों को मैं थ्योरी में ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाया, लेकिन जब मैं प्रश्न कर रहा हूँ ना तो उसमें अच्छे से आप लोगों को बता रहा हूँ। वजह ये है कि आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से नॉलेज हो पाए। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है? ऑप्शन ए कार्योत्तर विधि से संरक्षण, ऑप्शन बी दोहरे दंड से संरक्षण, ऑप्शन सी आत्म अभिशंसन से संरक्षण, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी करेक्ट हो जाएगा। कैसे? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित है बोला है। तो भारतीय संविधान में जो अनुच्छेद 20 है ना उसमें कार्योत्तर विधि का संरक्षण सम्मिलित है, दोहरे दंड से संरक्षण भी सम्मिलित है, और आत्म अभिशंसा से संरक्षण भी सम्मिलित है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी जो है ना वो आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़िए। भारतीय संविधान में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 15(3), ऑप्शन बी अनुच्छेद 16(4), ऑप्शन सी अनुच्छेद 18(2), या ऑप्शन डी अनुच्छेद 19(1). तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी है अनुच्छेद 16(4) वो करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो सबसे पहला प्रश्न क्रमांक 12 को ध्यान से पढ़ो। प्रश्न क्रमांक 12 कहता है भारतीय संविधान में अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। तो आप लोगों को पता होगा कि अनेक जो अलग अलग वर्ग है ना, मतलब ST SC OBC जो है ना अलग अलग ना, तो उनके लिए अलग अलग प्रकार से आरक्षण दिया गया है अलग अलग कैटेगरी के अनुसार, है ना। तो पिछड़े वर्गों के लिए जो आरक्षण का जो प्रावधान जो दिया गया ना वो अनुच्छेद 16(4) में दिया गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को ध्यान से पढ़िए। शिक्षा के अधिकार को संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया? ऑप्शन ए 2009, ऑप्शन बी 2002, ऑप्शन सी 2012, या ऑप्शन डी 2005। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप।
प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। शिक्षा के अधिकार को संविधान में किस वर्ष शामिल किया गया बोला है ना, तो जो शिक्षा का जो अधिकार है ना उसको संविधान में 2002 में शामिल किया गया है, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ना ऑप्शन नंबर जो बी है ना 2002 वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। और इसके अलावा एक बात आप लोगों को और याद रखना है, ये जो शिक्षा का अधिकार जो था ना वो कौन से संविधान संशोधन से जो लागू किया गया ये पूछा जाएगा ना, तो 86वें संविधान संशोधन से इसे लागू किया गया, ये बात भी आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी है 2002 ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट प्रश्न को फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 14 को ध्यान से पढ़िए। किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय स्थल तथा आत्मा कहा? ऑप्शन ए देश में घूमने की आज़ादी का अधिकार, ऑप्शन बी संवैधानिक उपचार का अधिकार, ऑप्शन सी वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, या ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी संवैधानिक उपचारों का अधिकार करेक्ट हो जाएगा। कैसे? तो किस मौलिक अधिकार को BR अम्बेडकर मतलब भीमराव अंबेडकर ने संविधान का हृदय स्थल और आत्मा कहा बोला है? तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है ना वो BR अम्बेडकर ने हृदय स्थल और आत्मा कहा है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। ऐसे जो स्टेटमेंट होते हैं वो खास तौर से ऐसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से आप लोगों को इसको याद रखना है, ठीक है। तो BR अम्बेडकर ने क्या कहा? संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो संवैधानिक उपचार का जो अधिकार है ना उसे कहा है, ठीक है। ये बात आप लोगों को याद रखना है, ऐसे प्रश्न इंपॉर्टेंट होते हैं, बार बार आप लोगों से बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। कानून का समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी ब्रिटेन, या ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए अमेरिका करेक्ट हो जाएगा। कैसे? कानून का समान संरक्षण जो वाक्य है ना वो अमेरिका से लिया गया है, ये बात आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है अमेरिका वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से हम लोग पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। मानवीय अधिकारों की सर्वलौकिक घोषणा की गई। ऑप्शन ए 10 दिसंबर 1948, ऑप्शन बी 8 नवंबर 1950, ऑप्शन सी 5 सितंबर 1947, या ऑप्शन डी 10 दिसंबर 1949। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 10 दिसंबर 1948 करेक्ट हो जाएगा। मानवीय अधिकारों की सर्वलौकिक जो घोषणा की गई ना वो 10 दिसंबर 1948 को की गई, ये बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो ए है ना वो करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को ध्यान से पढ़िए। समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेख है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 19, ऑप्शन बी अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20, या ऑप्शन डी अनुच्छेद 14 से 18। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले आप। ये तो इजी होना चाहिए यार, आप लोगों के लिए थ्योरी में आप लोग ने पढ़ा है ना इसके बारे में। तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 14 से 18 करेक्ट हो जाएगा। कैसे? समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में उल्लेखित है? तो हम लोगों ने टोटल जो 6 जो मौलिक अधिकार है उसमें हम लोगों ने सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो समानता का अधिकार पढ़ा है ना, जो अनुच्छेद 14 से 18 में है, ये हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो डी है ना वो करेक्ट हो जाएगा। समानता का जो अधिकार है वो अनुच्छेद 14 से 18 में उल्लेखित है, ठीक है। और उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 में क्या है, तो अनुच्छेद 19 में ना वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में दिया गया है अनुच्छेद 19 में। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना अनुच्छेद 32 में क्या है, तो अनुच्छेद 32 में ना संवैधानिक उपचारों का प्रावधान दिया गया है, ठीक है। और उसके अलावा ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 20 में क्या है अगर बात करूँ ना, तो अनुच्छेद 20 में अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में ना संरक्षण प्रदान किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 19
इसका जो करेक्ट आंसर जो होगा ना वो आप लोग का ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बाकी अनुच्छेद के बारे में भी आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को इसी प्रकार से फिर से पढ़ते हुए चलते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को ध्यान से पढ़िए। स्वतंत्रता के अधिकार में संख्या में कितनी स्वतंत्रता दी गई है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 या ऑप्शन डी 8। ये तो इजी है आप लोगों के लिए, तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले आप। तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर जो बी वो करेक्ट हो जाएगा। 6 जो है वो हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था ना कि जो स्वतंत्रता का जो हम लोग का मूल अधिकार जो मौलिक अधिकार दिया गया था वो टोटल 6 दिया गया है। हम लोगों ने पढ़ा है ना कि 6 टोटल जो मौलिक अधिकार है उसके बारे में। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक शोषण के विरुद्ध अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा है ना। तो आप लोगों को ये सारी चीज़ याद होनी चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक जो 20 है वो उसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो 6 है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और इसमें जब पहले ना संविधान निर्माण के समय ना जो हम लोग का जो मौलिक अधिकार है ना वो टोटल 7 था, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसको अलग कर दिया गया है। आप लोगों को पता होगा 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो टोटल हम लोगों के पास जो 6 मौलिक जो कर्तव्य है ना वो हम लोगों के पास बचा हुआ है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर जो बी रहेगा ना वो करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को दबा देना, ताकि इसी प्रकार की जब भी मैं क्लास लेकर आऊँ ना तो सबसे पहले आप लोगों को क्लास मिल पाए। इसलिए ज़्यादा जरूरी कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, चलिए मिलते हैं इसी प्रकार किसी नेक्स्ट क्लास में।